हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे ग्रुप डी साइंस का सीरीज हमारा लगभग 25 क्वेश्चन का जो सेट हम लोग कर रहे थे, उसका आज हमारा 12वां वीडियो है आउट ऑफ 99 शिफ्ट। तो 99 में हमारा 12वां वीडियो, बाकी 11 वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर का 23 अगस्त 2022 का आज थर्ड शिफ्ट का करने वाले हैं। ग्रुप डी का आपका सवाल है और देखिए ग्रुप डी का पावर आपको कैसे सवाल आपको मिलते हैं, आपको आगे ही तो पता चलेगा। तो अपने आप को आजमाएं। अगर आप तैयारी में धुरंधर हैं और अगर आप नॉर्मल पीपल हैं तैयारी के मामले में, तो थोड़ा सीखने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक गुण है जिसमें से चुंबक और कुंडली के असापेक्षिक गति के कारण बिजली पैदा होती है। तो इससे कौन सा चीज बनता है? विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत बल्ब। तो इसका क्या है सही जवाब? चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब आपका है विद्युत जनित्र। इसका हम लोग थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए, जो आपका विद्युत पंखा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका सिद्धांत आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जो बल उत्पन्न होता है वो आपका है यानी चुंबकीय क्षेत्र में। और विद्युत पंखा, विद्युत मोटर आपका दोनों एक ही चीज है। और जो आपका बल्ब है ये आपका हीटिंग इफेक्ट पर आधारित है, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। और जो विद्युत जनित्र है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको याद रखना है। कौन सिद्धांत पर आधारित है, ये चीज जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्लोर क्षार प्रक्रिया लगभग शिफ्ट में आपको मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र जैसे रेयॉन बनाने में किया जाता है। दोनों कथन सत्य, दोनों असत्य, दोनों सत्य, एक सत्य, दो असत्य, दो सत्य, एक असत्य। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो सही जवाब आपका है दोनों सत्य। कैसे वो देखते हैं। एक प्रक्रिया है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है क्या क्या? तो सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है NaOH, और बनाया जाता है क्लोरीन, और बनाया जाता है हाइड्रोजन। और इस प्रक्रिया में क्या क्या बनता है? एक बना आपका क्षार, एक बना आपका क्लोर। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। और ये कास्टिक सोडा जो है इसका इस्तेमाल कृत्रिम वस्त्र रेशे जैसे रेयॉन बनाने में किया जाता है। इसीलिए दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण है? यानी गार्ड सेल। रक्षक कोशिकाओं को इंग्लिश में हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। तो गार्ड सेल में होने वाले कौन से बदलाव से रंध्र खुलते हैं? रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना, इस वजह से खुलते हैं। रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका संकुचित होना, रक्षक कोशिकाओं में जल का निकलना और उनका संकुचित होना, या रक्षक कोशिकाओं से जल का निकलना और उनका फूलना। तो चारों ऑप्शन में आपका मिला जुला के एक बार जल का निकास प्रवेश, एक बार फूलना संकुचित होना, इसी कॉम्बिनेशन से आपका 4 ऑप्शन बना है। तो देखिए इसका कारण ये है कि जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं, उन रंध्र के खुलने का कारण रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना होता है। जल घुसेगा और तो फूलेगा, इसीलिए उनके द्वार खुल जाएंगे और खुलने पर गैसों का आदान प्रदान होगा और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पौधे की कोशिकाओं से होता रहेगा। अगला सवाल, एक जादुई दर्पण। सवाल है हमारा, एक जादुई दर्पण संयोजन से सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान और पैरों को छोटा देख पाता है। यानी एक ऐसा दर्पण है जिसे कॉम्बिनेशन है, यानी उसका सिर बड़ा दिखता है, शरीर बराबर दिखता है और पैर छोटा दिखता है। तो बताइए कि शीर्ष में कौन सा दर्पण है, मध्य में कौन सा दर्पण है और निचले भाग में कौन सा दर्पण है? तो देखिए आपका तीनों में उत्तल समतल अवतल, उत्तल अवतल समतल, अवतल समतल, उत्तल अवतल, उत्तल समतल, इसे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है ये ऑप्शन से आप नहीं जा सकते। तो इसका जो सही में आपका क्या होगा, इसमें आप गौर करेंगे, समान आकार यानी बीच में तो आपका समतल होगा। और बीच में आपका समतल किन दो में है? ये दोनों में है। यानी जैसे मान लिया जाए ये आपका बालक है
और यहाँ 3 दर्पण है आपके, तो समान प्रतिबिंब जिसमें बनेगा वो आपका क्या होगा, तो वो आपका समतल होगा। अब देखिए, एक में छोटा और एक में बड़ा। अब सिर अगर बड़ा पा रहा है तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, बड़ा प्रतिबिंब आपका बनता है तो अवतल में बनता है। तो उस हिसाब से ऊपर अवतल और नीचे आपका क्या होना चाहिए, उत्तल। तो अवतल, समतल और उत्तल होना चाहिए। देखते हैं इसका जवाब क्या है, अगर गलत हुआ तो भी उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए वही है, ऊपर है अवतल, फिर है समतल, फिर है उत्तल। क्यों है ये आपको बताएं। अब अवतल दर्पण कैसे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ये भी आप एक बार गौर कर लीजिए। ये आपका है अवतल दर्पण, ये हुआ आपका मुख्य अक्ष, ये हुआ आपका P, ये हुआ आपका F और ये हुआ C। ये P, F और C। जब आप किसी वस्तु को यहाँ पर रखेंगे P और F के बीच में, तो जो किरण आपका जो जाएगा वो किरण ऐसे जाएगा समांतर, तो समांतर वाला फोकस से होते हुए भागेगा। और जो किरण आपका यहाँ आएगा ध्रुव में, वो उसी एंगल से भागेगा जिस एंगल से आपका आया था। अब आप एक बार गौर कीजिए, इधर तो वो मिलने से रहा, लेकिन इधर बढ़ाने पर वो आपको जरूर मिलेगा। तो इधर बढ़ाने पर मिलेगा, तो देखिए इधर जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो प्रतिबिंब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो बड़ा बन रहा है वो आपका किस में बन रहा है, तो वो आपका अवतल में बन रहा है। और जो समतल होता है, आप आईना बराबर देखते हैं, जो समतल प्रतिबिंब है, समतल दर्पण है, उसमें आपका बराबर बनता है। तो समतल में बराबर और अवतल में बड़ा और उत्तल में छोटा बनता है। उत्तल में छोटा बनता है इसलिए तो साइड मिरर में उसका इस्तेमाल किया जाता है कि कितना बड़ा गाड़ी का प्रतिबिंब आपके छोटे से आईने में दिख जाता है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। ये सवाल में थोड़ा ज़्यादा ही मीठा हुआ लग रहा है, चलिए देखते हैं। अच्छा, चारों ऑप्शन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो चिन्ह है वो क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब का आभासी होने पर ऋणात्मक। प्रतिबिंब का आभासी होने पर धनात्मक और वास्तविक होने पर ऋणात्मक, या हमेशा ऋणात्मक हमेशा धनात्मक। ये वास्तविक और आभासी आपको जरूर समझना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर क्या है, उसके बाद हम लोग सारा डील हम लोग करेंगे। तो इसका जो सही जवाब क्या है, सही जवाब ऑप्शन 2 है। आभासी होगा तो धनात्मक और वास्तविक होगा तो ऋणात्मक। ऐसा क्यों, इसको आपको बताएं। जब भी आपका प्रतिबिंब आभासी होगा तो आभासी हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक होगा तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। और सीधा अगर होगा तो आवर्धन आपका प्लस में होगा, और उल्टा अगर होगा तो आपका माइनस में होगा। और आभासी और वास्तविक का क्या सीन है वो आप थोड़ा डिटेल अच्छे से समझें। मान लिया जाए हमारे पास कोई एक दर्पण है। अब कोई एक दर्पण है, उत्तल अवतल, पहले हम लोग चलिए समतल ही लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये आपका आईना है। जब आप आईने के सामने पर खड़े होते हैं तो खड़े होने पर आपका प्रतिबिंब जो है वो समान दूरी पर दर्पण के पीछे साइड बनता है। अब एक बात बताइए, यहाँ जो आपका जो किरण यहाँ गया तो ये परावर्तन तो आपका इस प्रकार से हुआ है, और ये परावर्तित किरण इधर आभासी यानी नकली में मिल रहा है अंदर में। तो नकली में मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब आभासी। अगर प्रतिबिंब इधर ही बनता, इस साइड ही, यानी जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनता, तो होता वास्तविक, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो होगा आभासी। आभासी है तो हमेशा सीधा होगा, और वास्तविक क्या होगा, उल्टा होगा। तो आभासी और वास्तविक आपने समझा, और सीधा होने पर आवर्धन प्लस, उल्टा होने पर आवर्धन माइनस। अगर एक होगा तो सेम साइज, एक से बड़ा अगर होगा तो बड़ा साइज, और एक से छोटा अगर होगा तो छोटा साइज। ये है आवर्धन का कॉन्सेप्ट। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना, +1। इसका मतलब प्रतिबिंब भी आपका सीधा और समान साइज का। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कहता है, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड टू स्टोर वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होता है पौधे में, उसका यूज कौन करता है, यानी कौन उसे रखता है। वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, लाइसोसोम, प्लास्टिड या न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो कौन सा अंग है, कोशिकांग, जो वेस्टेज को रखता है, तो वह है वैक्यूल, जिसका हिंदी मतलब होता है रिक्तिका। तो पौधे की जो कोशिका होती है उसमें से जो सबसे बड़ा आकार का कोई अगर कोशिकांग है तो वो आपका रिक्तिका है। और रिक्तिका में क्या होता है, तो रिक्तिका में आपका वेस्ट मटेरियल रहता है। वेस्ट मटेरियल कहाँ रहता है, तो वो आपका रिक्तिका में, ये आपको याद रखना है।
और लाइसोसोम जो है इसे हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली बोला जाता है। प्लेस्टिड जो है लवक, ये कई प्रकार के होते हैं, एक होता है हरित लवक और एक होता है रंगीन लवक। रंगीन लवक के प्रकार हरित लवक हैं और एक होता है श्वेत लवक। और न्यूक्लियस जो है वो इसका केंद्र होता है और न्यूक्लियस का भी एक झिल्ली है और जो भी गुणसूत्र वो न्यूक्लियस में होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन जो है अगला वो देखें। सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरोध तापन से स्वतंत्र होता है। किसी चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। प्रतिरोध का इकाई ओम है। तो केवल सी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, केवल ए सही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या कहानी है इसमें। तो केवल सी सही है, कैसे, वही तो देखने में इंटरेस्टेड है। देखिए, प्रतिरोध आर जो होता है इसका एसआई मात्रक ओम है, ये बात तो बिल्कुल सही। अब देखिए, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होगा। प्रतिरोध वोल्टेज अगर कम होगा, यानी अगर कोई भी बल्ब अगर कम डिम जल रहा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, और अगर वो तेजी से जल रहा है तो उसका प्रतिरोध कम है। आपको ये चीज़ याद रखना है। प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, तापमान को घटाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में चालन कम होता है, ठंडे के दिनों में तार अच्छे से वर्क करता है, अच्छा फंक्शन करता है। अगला सवाल, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में जमा करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। सवाल बहुत बारीक है, आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक होता है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम लोग का 0, 7, 14, इधर आपका होता है अम्ल और इधर आपका होता है क्षार। अगर हम लोग हाइड्रोजन आयन की बात करें तो उसका सीरीज ऐसे जाता है, ये है आपका हाइड्रोजन आयन और ये है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। अब एक बात आप गौर कीजिए, नींबू को निचोड़ती है, गिलास में रखती है, इसका मतलब वो अभी इधर वाला है, यानी मान लिया जाए कि उसमें कोई अम्ल है, यानी उसमें कोई एसिड है। तो चलिए हम लोग एसिड ही लिख लें। अच्छा, थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, सवाल हमारा है इसी स्क्रीन में। तो मान लिया जाए ये आपका अम्ल है। अब उसके बाद थोड़ा सा जल मिलाती है, तो जल मिलाने पर उसका जो पीएच मान है वो तो आपका बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसका खटास कम हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता क्या होगा? देखिए, इधर जब आएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन तो इधर बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वृद्धि होना चाहिए। लेकिन चलिए पता लगाते हैं क्या हुआ होगा। तो हाँ, सही में बढ़ता है। आपने एक्सप्लेनेशन देखा, आप एक बार रिवाइंड करके भी देखें अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो तो। सवाल है, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटा के लिए उपयोग करते हैं। तो 6 रुपये का इकाई अगर होगा प्रति यूनिट, तो सितंबर महीना के लिए उसका चलाने का कुल लागत आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको सितंबर महीना में कितना दिन होता है वो आपको पता लगाना है। तो सितंबर महीना में आपका 30 दिन होता है, तो 30 दिन आपका 5 घंटा चलेगा। कितना वाट है? तो अच्छा, 5 घंटा है तो घंटा का आपका एच है और वाट का आपका क्या है? डब्ल्यू है। अब देखिए, किलोवाट में निकालने के लिए आपको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, ये रहा 0, ये 0 कट गया, और उसके बाद ये 0, ये 0 भी आपका कट गया। 5 दूनी आपका 10। तो उस हिसाब से आप देखिए, यहाँ 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से अगर आपका बोला हुआ है। चलिए हम लोग निकाल के ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका क्या है? तो 900 रुपया है। 900 रुपया कैसे आया है? हम लोग आराम से इसको लिख के बनाते हैं। जो आपका वाट रेटिंग है यानी पावर, वो आपका कितना है? तो 1000 वाट है। और इसका टाइम कितना टाइम के लिए यूज करते हैं? तो 5 घंटा के लिए। और कितना दिन के लिए यूज करते हैं? तो हम लोग 30 दिन के लिए। एक डाटा हमारा छूटा हुआ था इसीलिए। और उसके बाद उसमें आपका प्रत्येक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। इस वजह से आपका नहीं आया था। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर तो जरूर आएगा इसमें। तो इसका हम लोग पता लगाते हैं कि इसमें हमारा क्या सिस्टम है। तो देखिए, इसका जो हमारा ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा होता है आपका P गुनी T। अब ये P आपका कितना वाट है? ये आपका 1000 वाट है। टाइम कितना है? तो 5 घंटा के लिए यूज करते हैं। कितना दिन? 30 दिन।
ये आपका वाट आवर निकला। तो वाट आवर में निकला, इसे आप अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा kWh यानी यूनिट में। तो ये आपका यूनिट निकलेगा। 1000 आपका कट गया और 30 बचे आपका हो गया 150, तो 150 यूनिट आपका निकला। अब एक यूनिट का दाम कितना है, तो एक यूनिट का दाम 6 रुपया है। तो 15 छक कितना हुआ 90, यानी 900 रुपया आपका खर्चा हुआ। शुरू में हम लोग गलत थे, ये 24 घंटे वाली कोई बात नहीं है, और शुरू में जो कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो ये रहा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, 4 विभिन्न तत्व, उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, A9, B11, C19 और D37। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में असंगत तत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जो A का परमाणु संख्या आपका 9 है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 और 7। जो 11 है B का, उसका भी आप लिखिए 2, 8 और 1। और उसके बाद जो 9 वाला जो है C, उस 19 वाला उसका भी लिखिए 2, 8, 8, 1। देखिए 8 2 10 8 18 1 19। और जो 37 वाला है आप उसका भी आप लिखिएगा 37 वाला का। तो 37 वाला आपका D है। तो देखिए 2 हुआ, 8 हुआ, उसके बाद 18। अब देखिए 8 2 10 और आपका 18, 18 10 आपका 28 है, फिर आपका 8 18 36 और 1। अब देखिए बाहरी कक्षा में इनका 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 सबका आपका 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह आपका पहला समूह का तत्व है। आवर्त सारणी कुछ इस तरह है, तो उसका पहला समूह का तत्व ये सब है। ये 7 वाला जो है ये 17वां ग्रुप का तत्व है, यानी हाइड्रोजन समूह का ये तत्व है। तो असंगत कौन हुआ, तो असंगत आपका ए होगा। चलिए तलाश करते हैं कि सही में ए है या नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब आपका ए है। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसे आप सबसे पहले जानिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है आपका विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया, और ये विघटन यानी वियोजन आपका कई प्रकार से हो सकता है। आपका ये थर्मल यानी तापीय विघटन हो सकता है, आपका विघटन इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय हो सकता है, आपका विघटन जलीय विघटन भी हो सकता है। विघटन जो आपका है वो प्रकाश से भी आपका हो सकता है, अलग अलग रूप में आपका हो सकता है। तो ये विघटन थर्मल वाला कौन सा है ये पता लगाना है। तो यहाँ आपके ऑप्शन देखिए, आपका है ZnCO3 को तोड़ने पर ZnOCO2 बनता है, NaCl मोल्टेन स्टेट को NaCl2, H2O को तोड़ने पर ये बनता है, AgCl को ये बनता है। तो क्या है इसका सही जवाब, तो जो आपका थर्मल वाला है वो आपका है ZnCO3 को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा ZnO और CO2 बनता है। और ये वाला और ये वाला ये विद्युत अपघटन है, और ये जो चौथा है ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में लाइट एनर्जी के रूप वाला ये अपघटन है। चारों अपघटन है लेकिन सबका अलग अलग कहानी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जाता है। वृक्षों की नियमित कटाई, वनों पर आग का नियंत्रण, वनों में सड़कों का निर्माण, एकल कृषि रोपण, वन रोपण पुनर्वनीकरण को बढ़ावा, वन और वन उत्पादों का उचित उपयोग, मवेशियों को चरने के लिए भूमि को साफ करना। यानी वनों का संरक्षण के लिए कौन सा कारक हो सकता है। तो देखिए यहाँ कारकों में आपका क्या है, A, B, E और F। तो A, B और F कैसे उसे पता लगाते हैं, A, B, E और F। यहाँ आपको अपने छट जाएगा कि यहाँ आपको क्या पता लगाना है, किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो वृक्षों की नियमित और नियोजित कटाई, कहने का मतलब ये हुआ कि नियोजित कटाई में जो पौधे, जो छोटे पौधे बड़े पौधों को बढ़ने से रोकते हैं उनकी कटाई। वनों पर आग को काबू करना। अच्छा, वन से सड़क बनाएंगे तो थोड़े ना बचेगा। एकल कृषि रोपण, इससे भी दिक्कत होता है, एक ही फसल को बार बार रोपेंगे। तो वन रोपण ये सही चीज है। और उसके बाद वन और वन उत्पादों का उचित उपयोग, ये भी सही चीज है। तो इस प्रकार A, B, E और F आपका काम का चीज है जिससे वनों का संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है क्या कहलाती है। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकत्व, स्थिर विद्युत बल। इस सवाल में दोहराव है, यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है देखते हैं। मान लिया जाए कि कोई चालक है, यानी ये आपका कॉइल है जो कि बिजली का चालक है, और इसमें क्या है कि जब हम लोग किसी चुंबक को सापेक्षिक गति कराते हैं, इसको आगे पीछे हम लोग करते हैं, तो इसमें धारा उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इसमें आपका विद्युत उत्पन्न होता है।
क्यों उत्पन्न होता है? चुंबक से। तो इसे विद्युत चुंबकीय और प्रेरण से उत्पन्न होता है, प्रेरित यानी बगैर सटे। इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संज्ञा देते हैं। इसका मतलब सही जवाब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। अगला सवाल है हमारा कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग का जो अनैच्छिक क्रिया है इसे कौन नियंत्रित करता है? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फोर ब्रेन? तो ये ब्रेन का आपका हिस्सा है कई प्रकार का, तो इसी में कौन उल्टी को कंट्रोल करता है, ये आपसे पूछा गया है। सही जवाब आपका हिंड ब्रेन है, लेकिन आपको इसका हिंदी जानना चाहिए तभी समझ में आएगा। तो इसका हिंदी जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क। मिड ब्रेन तो आपका मध्य मस्तिष्क होता है, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु होता है, और फोर ब्रेन आपका अग्र मस्तिष्क होता है। तो अनैच्छिक क्रिया में जो वोमिटिंग है उसे हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है। अगला सवाल, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान H+ आयन कहां से आता है? OH- मान कहां से आता है जिससे जल अणु बनता है? क्षार अम्ल, अम्ल लवण, लवण क्षार, अम्ल क्षार। तो देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए मान के चलिए कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप गौर कीजिए, मान के चलिए हमारे पास कोई अम्ल है, वो अम्ल है HCl, और कोई क्षार हमारे पास है, मान लिया जाए आपका क्षार KOH है। तो जो यहाँ से आपका H+ आयन, यहाँ से H+ आयन, और यहाँ से OH- आयन, यही दोनों तो मिल के बनाते हैं इधर H2O। यहाँ से देखिए H और OH मिल के क्या बनाएगा? H2O, और साथ में K और Cl बनाएगा KCl। तो जल जो बना इसमें से H कहाँ से आया? तो अम्ल से। OH कहाँ से आया? क्षार से। तो H+ आयन कहाँ से आएगा? अम्ल से। और ये कहाँ से आएगा? क्षार से। यानी अम्ल और क्षार आपका भराएगा। तो देखते हैं सही जवाब। हाँ, सही में आपका अम्ल और क्षार भराएगा, पहले में अम्ल और दूसरे में क्षार। अगला सवाल है यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे जैसे समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। दोनों सही, दोनों गलत, क्या कहानी है जरा पता लगाते हैं। बात यह है कि दोनों सही है। कैसे, वो आप देखिए। यौगिकों की श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला एक ही क्रियात्मक समूह से जुड़ी होती है। जैसे मान के चलिए अगर अल्कोहल है, तो अगर अल्कोहल रहेगा तो जैसे पहला मेंबर अल्कोहल है CH3OH, तो दूसरा मेंबर हो जाएगा आपका C2H5OH, तीसरा मेंबर हो जाएगा आपका C3H7OH, चौथा मेंबर आपका हो जाएगा C4H9OH। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें केवल आपका बढ़ रहा है क्या? हाइड्रोजन का जगह में आपका कुछ आ गया है, या जो CH4 होता है उसके जगह में, और इसमें दो के बीच अंतर आपका समान है, और बढ़ते बढ़ते इसका भौतिक गुण आपका बदल रहा है। तो इसे कहते हैं क्या? समजातीय श्रेणी। ऐसा आपका OH वाला एक साथ नहीं, बल्कि Cl वाले के साथ हो सकता है, Br वाले के साथ, Br वाले के साथ हो सकता है, Cn वाले के साथ हो सकता है, COOH वाले के साथ हो सकता है। समजातीय श्रेणी एक विस्तृत टॉपिक है जिसे हम लोग को जानने की जरूरत है। यहाँ जो कहा गया दोनों सही है। समजातीय श्रेणी वह श्रेणी को बोलते हैं जिसमें कार्बन का श्रृंखला होता है, एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, यानी लगातार आपका बढ़ते जाता है, और इसका क्रमिक भौतिक गुण भी बढ़ता है जैसे जैसे वजन बढ़ता है। अगला प्रश्न, रक्त का निम्न में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है? RBC से, प्लेटलेट से, प्लाज्मा प्रोटीन से, WBC से। तो इसका जो सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे, ये बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की मदद से, जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का कैसे जमता है? प्लेटलेट्स की वजह से। और किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है? तो विटामिन के। और शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? अंदर जमेगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो वजह है आपका हिपेरिन। ये सब चीज आपको याद रखना है। जिन तत्वों का बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वे क्या होते हैं? धातु, उत्कृष्ट गैस, उपधातु या धातु? तो देखिए धातु अधातु का पहचान क्या है वो पहले आप समझने का कोशिश करिएगा। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, मान के चलिए किसी तत्व का परमाणु संख्या 11 है, आप लिखिएगा आएगा 2, 8 और 1। किसी का 17 है तो आपका आएगा 2, 8 और 7। किसी का आपका 12 है तो आएगा 2, 8 और 2। अब केवल इतना गिनती देख के आपको पता लगाना है कौन धातु है कौन अधातु है। अगर इसमें 4 से कम है बाहरी कक्षा में, अगर 4 से कम है
तो वो आपका पक्का है। 12वीं कक्षा में 4 से कम होने पर वो धातु होगा। ये धातु है, ये धातु है। और अगर 4 से अधिक है तो आपका पक्का है कि वह क्या है, अधातु है। ऐसा ही आपको पहचान करना है और इसमें ज़्यादा कोई पेंच की बात नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में है तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए इस हिसाब से धातु, जो कि सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। यहाँ EOD, देखिए गौर से, EOD कौन सा है, यहाँ आपको फोटो में दिखा दे रहे हैं। EO और D बोलता है कि EOD कौन सा कोण है। तो देखिए आपका ये जो जा रहा है ये है आपतित किरण, उसके बाद ये है आपका अपवर्तित किरण, ये आपका आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। तो जिस दिशा में ये जा रहा था और जिस दिशा में ये गया, इन दोनों के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल से डिनोट करते हैं और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म के अध्ययन के टाइम में यह एंगल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे विचलन कोण कहेंगे। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। अब इसमें बाकी कोणों की भी बात करें तो वो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बाकी कोण कौन कौन से कोण हैं। तो देखिए यहाँ आपतन कोण, आपतन कोण आपका कौन सा है, तो ये वाला है। उसके बाद अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आपका ये वाला है, यहाँ अपवर्तन कोण। उसके बाद निर्गत कोण, निर्गत कोण आपका ये वाला है। और आपका विचलन कोण आपका कौन है, ये वाला है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवांशिक, जैव प्रौद्योगिकी। यानी खानदान दर खानदान जो गुणों का आदान प्रदान होता है उस पर, उसका पैटर्न पर आधारित विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी कहेंगे। तो आनुवांशिकी जिसके जनक जॉन ग्रेगर मेंडल हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर लगभग 22 या 21वां होगा, यहाँ तो 78वां है उस ग्रुप डी के सेट का। तो श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है कौन से रंग होता है, लाल, बैंगनी, पीला या हरा। तो चलिए इसका जवाब तलाश करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है बैंगनी। क्यों, ये आपको जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे मान लिया जाए आपका ये प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म, प्रिज्म से जब हम लोग व्हाइट राइट रे को गुजारते हैं तो गुजारने के बाद यह कितने रंगों में बट जाता है, तो यह 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंग कौन कौन से हैं, VI B G Y O R। अब देखिए किसका अपवर्तनांक अधिकतम है, जो सबसे ज्यादा मुड़ता है उसी का अपवर्तनांक अधिकतम है। यानी वायलेट अर्थात बैंगनी का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये आपको देखना है, सबसे अधिक मुड़ता है यानी अपवर्तनांक इसका सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न, 1987 में UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम द्वारा किए गए समझौते का क्या उद्देश्य था, जल प्रदूषण को रोकना, अग्निशामक यंत्रों में CFC का अधिक उपयोग, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को रोकना, CFC उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। तो किस मकसद से वो मीटिंग किया गया था, यह सवाल पर्यावरण विज्ञान से ताल्लुक रखता है। तो सही जवाब है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 में जितना लेवल था उसी स्तर पर स्थिर रखना, यानी और नहीं बढ़ाना, इसका यह मकसद था 1987 का UNEP द्वारा किए गए समझौते का। अगला सवाल, किसी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में किसी पदार्थ का प्रतीक सूत्र में जो AQ लिखा जाता है वह क्या दर्शाता है, द्रव, जलीय, ठोस या गैस। तो तभी ही आपका इसके जस्ट ऊपर आपका आया था कि जलीय अवस्था को दर्शाता है, यानी जलीय विलयन के रूप को दर्शाता है। अगला सवाल, खाली जगह कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते हैं, यानी तापमान, नमी, एलोसोम, ऑटोसोम, इनमें से क्या है जो निषेचित अंगों में लिंग निर्धारण करता है, यानी उसी की वजह से यहाँ मेल आएगा कि फीमेल आएगा ये डिसाइड होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब तापमान है। कुछ सरीसृप जीव ऐसे हैं जिनमें तापमान ही लिंग का निर्धारक है। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल,
एक 2 ओम का प्रतिरोध 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तुल्य प्रतिरोध निकालिए। देखिए श्रेणी क्रम में है मतलब एक के बाद एक है, यानी ये आपका 2 ओम है, ये आपका क्या है 4 ओम है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। श्रेणी क्रम में है मतलब R बराबर R1 प्लस R2 सीधा सीधे जुड़ जाएगा, यानी 2 और 4 को जोड़ दीजिए तो आपका 6 आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसका सही जवाब 6 है भी या नहीं, तो बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है 6। तो इस तरह से आज हमारा कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन का सेट, जो कि ग्रुप डी में 25 बाय 25 साइंस में लाने में आपको मददगार होगा। तो ऐसे ही आपको और भी वीडियो आपके आने वाले हैं, जितने भी 99 शिफ्ट में आज आपका शायद ये 12वां वीडियो है, तो 13वां वीडियो का जरूर वेट करें। और बाकी तब तक आप चैनल पर बने रहें और बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।